नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं चैप्टर 5 पाठ का नाम रोज, जो कि एक कहानी है और लेखक का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे जी है। तो चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं और सारांश के रूप में इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। रोज के लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे। ठीक है, याद रखिएगा। अब इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। हिंदी के आधुनिक साहित्य के प्रमुख स्थान रखने वाले साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे जी का जो जन्म हुआ था, ठीक है, जो जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 के कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। आपसे पूछा जाएगा कि उनका जन्म कब हुआ, किस जगह हुआ और किस प्रांत में हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के कसेया नामक गांव में हुआ था। वैसे इनका मूल निवास करतारपुर पंजाब में है। इसकी माता का नाम व्यंती देवी और पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था, जो कि एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। अज्ञे जी की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में घर पर ही हुई। सन 1925 में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की और सन 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर किया। इसके उपरांत 1929 में फॉरम कॉलेज लाहौर से पंजाब से बीएससी किया और फिर लाहौर से एमए अंग्रेजी पूर्वार्ध किया। क्रांति आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हो जाने के कारण उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई, क्योंकि उस समय के क्रांति का दौर था, देश आज़ाद नहीं था और क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। इस कारण से इनकी पढ़ाई बीच में छूट गई। इसका व्यक्तित्व पर उनके बहुत प्रभाव पड़ा। ये सुंदर और गठीले शरीर के व्यक्ति और स्वामी भी थे। इनका स्वभाव एकांत प्रिय, मतलब ये एकांत में ज़्यादातर रहने का पसंद करते थे। साथ साथ इनमें एक बहु अंतःमुखी मतलब अपने चीज़ों को व्यक्त करने में माहिर थे। यह अनुशासन प्रिय व्यक्ति भी थे। गंभीर चिंतनशील मितभाषी और व्यक्तियों के स्वामी अज्ञे जी अपने मौन और मित भाषण के लिए प्रसिद्ध थे। पिता का तबादला बार बार होने के कारण इन्हें परिभ्रमण मतलब घूमने का भी समय मिला, क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो सरकारी मुलाजिम थे। इस कारण संस्कार और बचपन से ही मिलता रहा। उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का अच्छा ज्ञान था अज्ञे जी को। साथ साथ वो बागवानी, पर्यटन आदि के अलावा कई प्रकार के पेशे कार्यों में भी दक्ष थे। उन्होंने यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों की साहित्यिक यात्रा की, मतलब उन्होंने बहुत जगहों पर जाकर यात्राएं भी की है। ठीक है, अज्ञे जी की साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ, मुंगा यू स्वालिया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला आदि पुरस्कार दोनों प्राप्त किए। देश विदेश के विश्वविद्यालयों में इन्हें विजिटिंग प्रोफेसर मतलब इनको बुलाया जाता था, आमंत्रित किया जाता था और उनसे उनके वार्तालाप सुनने के लिए वहाँ पर छात्र लोग इंतजार करते थे। पत्र पत्रिकाएं आदि कार्य किया, जैसे सैनिक, आगरा, विशाल भारत, कोलकाता, प्रतीक, प्रयाग, दिनमान दिल्ली, नया प्रतीक दिल्ली, नवभारत टाइम्स नई दिल्ली, थॉट वॉक, एरियन मैन्स अंग्रेजी के संपादक। साहित्य के इस महान साधक का अब हमारे बीच नहीं है। 4 अप्रैल 1987 के दिन यह हमें छोड़कर चले गए। अज्ञे जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, इसको भी समझ लेते हैं। अज्ञे जी की अद्भुत प्रतिभा के स्वामी थे। इन्होंने 10 वर्षों की अवस्था से ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। कहीं बचपन से में ही खेलने के उद्देश्य से
इंद्रभास नामक एक नाटक भी लिखा था। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकलते थे। इन्होंने 1924-25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास भी लिखा था। सन 1924 में इनकी पहली कहानी इलाहाबाद के स्काउट पत्रिका सेवा में भी प्रकाशित हुई। इसके बाद उन्होंने नियमित रूप से लेखन कार्य प्रारंभ किया। इनकी प्रमुख रचना इस प्रकार से है। कहानी संकलन में पथ विपथक, यदलोदा, ये प्रतीक, छोड़ा हुआ और रास्ता, लौटी पगडंडी इत्यादि। उपन्यास में एक जीवन प्रथम भाग, द्वितीय नदी के द्वीप, अपने अपने, अजनबी। नाटक में उत्तम प्रियदर्शी। कविता संकलन में भग्रदूत, चिंता, स्नेहमते, हरिघास, क्षण भर, बावड़ असनी, आंगना के पार, द्वार, कितने नावों में कितनी बार, सदा नीरा, ऐसे कई घर अपने देखे होंगे। यात्रा साहित्य में अरे यावरा रहेगा याद, एक बूंद सहसी उछली, निबंध त्रिकुश, आत्मपदे, अलावा पदे, भवंतु, अंतरस्वामी इत्यादि। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। और अज्ञे जी का पाठ है रोज। चलिए अब हम लोग रोज कहानी को पढ़ते हैं। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि कहानी को हम लोग गद्य कहते हैं, ठीक है, और कविता को पद कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। ये कहानी है। रोज कहानी किसकी रचना है? तो हीरानंद वात्सल अज्ञे जी की रचना है। ऐसे पूरा नाम भी आएगा। अज्ञे जी की कौन सी रचना है? तो रोज कहानी है, ठीक है। निबंध नहीं मारिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कहानी को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रोज है क्या। कहानी के पहले भाग में मालती द्वारा अपने भाई की औपचारिक स्वागत के उल्लेख हैं। इसमें कोई उत्साह नहीं है, बल्कि कर्तव्य पालन की अनौपचारिकता अधीनता है। यह अतिथि की कुशल क्षेम तक नहीं पूछती है। एक लड़की रहती है जिसका विवाह होता है और वह दूसरे के घर जाती है। उसका एक भाई है जो उससे मिलने जाता है, लेकिन वह उससे कुशल क्षेम तक नहीं पूछती है, पर पंखा अवश्य झुलाती है। उसके प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देती है। मतलब जो बातूनी थी वो कैसे विवाह के बाद चेंजिंग हुआ है, उसमें वही लेखक इसमें अपने शब्दों में बयां किया है। बचपन की बातूनी चंचल लड़की शादी के 2 वर्ष बाद इतनी बदल गई कि वह चुप रहती है। उसका व्यक्तित्व बुझ गया है। अतिथि का आना उस घर के ऊपर कोई काली छाया की तरह मंडरा रहा है। मतलब उसको कोई खुशी नहीं है कि उसका एक बहुत दिनों के बाद, उसका 2 साल के बाद एक भाई आया है, लेकिन मालती को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसकी नायिका भी मालती ही है, ठीक है। मालती और अतिथि के बीच मौन की मालती का बच्चा रोने लगता है और रोते रोते तोड़ता है। वह बच्चे के संभालने के लिए कर्तव्य के पालन करते हुए कमरे में चली जाती है। अतिथि तीखी प्रश्न पूछता है। उसने उत्तर वह एक प्रश्नवाचक हूँ में दिया। जो बात करने वाली बोलने वाली थी, क्या उसके साथ हुआ कि वह प्रश्नवाचक चिन्हों में हाँ, हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, इस तरह के उत्तरों को दे रही है, मानो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यह आचरण उसकी उदासी, उबाहट और यांत्रिक जीवन की यात्रा को प्रकट करता है कि किस तरह से एक चंचल स्वभाव की लड़की, 2 वर्ष हुए हैं, एक बच्चा हो गया है और वह मशीन की तरह काम कर रही है। 2 वर्ष की वैवाहिक जीवन के बाद नारी कितनी बदल जाती है, यह कहानी इस भाग को प्रकट करती है। कहानी के इस भाग में मालती अपने कर्तव्य के लिए, अपने पति के लिए औपचारिकता पूरा करती रहती है। वह प्रतिदिन अपने कर्तव्य पालन में कोई उत्साह नहीं देखती है। वह दिन उठना है, खाना बनाना है, बच्चे को नहवाना है, खिलाना है, पिलाना है और वो सो जाना है, यही उसका जीवन बन गया है। तो वह नीरस हो जाती है, उदासी है, उसमें यांत्रिक जीवन की और संकेत करती है। अतिथि के इसके स्वभाव में वह उत्साहित नहीं है, ठंडापन है, उसका व्यवहार
उसकी द्वंद्वग्रस्त मनोदशा को सूचक बताती है। वह बताती है कि किस प्रकार से वह विवाहिक जीवन में फंस कर रह गई है। इस प्रकार कहानी बाह्य स्थिति के साथ मन स्थिति को भी संकलित करके एक सफल शब्दों में व्यक्त किया गया है। रोज कहानी के दूसरे भाग में मालती द्वारा अंतर्द्वंद मानसिक स्थिति को, बीते बचपन की स्मृति को खोने की एक अज्ञे की स्थिति में शारीरिक जड़ता और थकान को कुशल अंकन करता है। साथ में पति के यांत्रिक जीवन, पानी, सब्जी, नौकर चाकर के अभाव में वह उल्लेख करता है। मालती के पति के खाने के बाद दोपहर में 3 बजे वो भोजन करती है और फिर रात को 10 बजे भोजन करेगी। यह रोज का क्रम है। मतलब ये क्या है, ये इनका रोज का काम है। बच्चे का रोना, मालती के देर से भोजन करना, पानी का नियमित रूप से वक्त पर आना, पति के सवेरे डिस्पेंसरी जाकर दोपहर में लौटना और शाम को उस डिस्पेंसरी में रोगियों को देखना, यह सब मालती के जीवन की एक सूचना है अथवा यह बताता है कि समय काटना उसके लिए कितना कठिन है। एक औरत को सिर्फ खाना खिलाने से नहीं होता है, यहाँ पर इसको भी दिखाया गया है। पति का तो सेवा कर रही है लेकिन अंदर अंदर वो घुट रही है। इसको भी अज्ञे जी ने अपने शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश की है। आगे कह रहा है, इस भाग में मालती ने महेश्वर के अतिथि को बहुत कम क्रियाकलापों के संक्षिप्त संवादों में अंकन के पात्रों में मानसिक स्थिति को प्रस्तुत किया, जिससे यह लगता है कि लेखक का ध्यान बाह्य दृश्य के बजाय उसके आंतरिक, माने उसके अंदर जो चल रहा है उसको देख रहा है। कहा भी गया है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि तो देख रहा है, कहानीकार लेखक उसको देख रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या थी और क्या हो गई। कहानी के तीसरे भाग में महेश्वर की यांत्रिक दिनचर्या, अस्पताल के जैसे ढेर रोगियों के टांग काटने या उसके मरने के लिए नित्य चिकित्सा कर्मों का पता चलता है। अज्ञे का ध्यान मालती के जीवन के संघर्ष को चित्रित करने में, लिखने में, उसकी भावना को समझने में पूरा जोर लगा देता है। और ये कहानी हर घर की है, एक सिर्फ मालती की ही नहीं, ये हर घर की कहानी है। औरतों पर ऐसा ही अत्याचार होता है लेकिन वो किसी के साथ कह नहीं सकती है। महेश्वर और अतिथि बाहर पलंग पर बैठकर गप्पे लड़ाते हैं और चांदी रात के आनंद लेते हैं, पर मालती घर के अंदर बर्तन मांजती रहती है क्योंकि यही उसकी नियति है। वो दिखाती है कि कैसे पहले छत पर वह चंदा और तारों को देखकर खुश होती थी, वो आज बर्तन को मांजती हुई, अपने बच्चे को खिलाती हुई पिलाती हुई समय के चक्र में फंस कर रह गई है। बच्चे को बार बार पलंग के नीचे गिर पड़ता है, पर उस पर मालती की चिड़चिड़ापन प्रक्रिया आती है। मानो पूछती है कि बच्चे को संभालने या बर्तन मले यह काम नारी की क्यों करना पड़ता है, क्या यही उसकी नियति है? इस अचानक प्रकट होने वाले व्यवहारों के बावजूद कहानी के मुख्य स्वर चुनौतियों के बजाय समझौते की ओर दिखाती है। एक लड़की जो अपने आप को अच्छी तरह से उस माहौल में ढाल ली है, साथ साथ उसके अंदर के विरोधों को भी लेखक ने बड़ी ही सहनशीलता के साथ नारी जीवन की विषम परिस्थितियों का कुशल अंकन किया है। बताया है कि परिवार, घर, बच्चा और उसको कोई माहौल ही नहीं मिल पा रहा है, आखिर वो क्या करे। बच्चे की चोट भी मालूम बताती है क्योंकि वह रोज इन चोटों की सहती रहती है। रोज की ध्वनि कहानी में निरंतर गूंजती रहती है। कहानी का अंत 11 बजने की घंटी ध्वनि से होती है और तब मालती का करुण स्वर में कहती है, 11 बज गए, 11 बज गए। उस घंटा गिनते उसके जीवन में निराशा और करुणा स्थिति का कद्र है प्रकट करती है। कहानी एक रोचक मोड़ पर पहुंच गई है जहां महेश्वर अपनी पत्नी को आम धोकर लाने का आदेश देता है। वह अपने पति सेवा में पूरी जी जान लगाकर मालती रहती है।
कभी अखबार पढ़ती थी, आज अखबार के एक टुकड़े के लपटे हुए अखबारों को देखती है। उसे पढ़ने में तसल्ली होती थी, इसके घर अक्सर अखबारों का अभाव है। वह अखबार के लिए तरस गई, इसीलिए अखबार के टुकड़ा हाथ में आने पर उसे पढ़कर तसल्ली करती है। पढ़ने लिखने वाली एक औरत, वो अपने परिवार में, जो कि उसका एक पति है जो कि डॉक्टर है, और वह डेली टाइम से जाता है और टाइम से आता है, एक उसको बच्चा है मालती को, उसी में वो पूरा दिन बीत जा रहा है। यही तो कहानी के अंतःमनन को प्रस्तुत कर रहा है। और हमारे समाज में भी इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन किसी को इस लड़की और इस घटनाओं से क्या मतलब है? इस सब बात का सूचक है, यह सीमित दुनिया के बाहर निकलकर वो अपने आसपास की व्यापक दुनिया से जुड़ना चाहती है। जीवन की जड़ के बीच में उसे कुछ जिज्ञासु बनाता है। जीवन की सूचक मालती की जीवन विश्वता के लक्षण कहानी के यदा कदा प्रकट भी होती है। कहानी का मुख्य स्वर चुनौतियों का नहीं, बल्कि समझौते और परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता का है। यहाँ पर एक पति, एक पत्नी, और उसमें जो समझौता है, लाज शर्म, ये सब दिखाया गया है, जो उसके मूलतः के पति के प्रतिनिष्ठता और कर्तव्य परायण अभिव्यक्ति के साथ परंपरागत सोच का शिकार है। इसमें विश्वास करती है कि यह उसके जीवन का ही सच है और यह हर लोगों के यहाँ हो रहा है। ये एक मालती की कहानी नहीं है, हमारे समाज की कहानी है। यह कहानी झकझोर देता है अंदर तक। इससे इतर वह सोच में नहीं सकती है जिस प्रकार समाज के सरोकारों में वह कट रही है। रोज का अखबार तक सीमित नहीं है जिससे वह अपनी उबान पर जीवन के 2 क्षण बिताकर बाहरी दुनिया की घटित घटनाओं का अध्ययन करे, उसे जुड़ने का मौका तक नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में एक आम महिला अपने अस्तित्व के प्रति चिंतित होकर सोचती है, संघर्ष करने अथवा उबाऊ जीवन से उबर